अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर और 100 डेज एजेंडा। नाजरीन, इस साइबर हमले को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा साइबर क्राइम हमला करार दिया जा रहा है। पाक सर्ट की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 22 बैंकों के 19,000 कार्ड्स का डाटा हैक हुआ। पाकिस्तानी बैंकों के सार्फिन के वीजा और मास्टर कार्ड्स $100 से $160 तक फरोख्त के लिए डार्क वेब पर मौजूद हैं, लेकिन स्टेट बैंक का कहना है कि सिर्फ एक के अलावा किसी बैंक का डेटा चोरी होने के शवाहिद नहीं मिले, वो भी पिछले हफ्ते। और इस तमाम रिपोर्ट्स को वाज़ेह तौर पर स्टेट बैंक ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक उनके पास ऐसे कोई शवाहिद हैं और ना ही किसी बैंक या कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से ऐसी मालूमात फराहम की गई हैं। तो फिर ये मामला क्या है? आया पाकिस्तानी बैंकों पर सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है या महज एक कयास है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे तर्जुमान स्टेट बैंक, बल्कि ज्वाइन कर लिया हमें तर्जुमान स्टेट बैंक का जनाब आबिद कमर साहब ने। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ पाक सर्ट इंटेलिजेंस कंपनी और इसके सीईओ हैं काजी मोहम्मद मिसबाउद्दीन, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट जो है लीक की है या पब्लिक की है। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग आसिफ इकबाल साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब ने। आबिद कमर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, स्टेट बैंक तरदीद कर रहा है लेकिन FIA हैकिंग को कंफर्म कर रहा है, ये कोऑर्डिनेशन की कमी है या कुछ और, क्योंकि ये मामला पूरे बैंकिंग सेक्टर पर इस वक्त उंगली उठा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से जो आज मैंने भी जो FIA के हवाले से जो बयान सुना है तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये हैकिंग के हवाले से ये जो मालूमात दी जा रही हैं ये बैंकों ने उनको नहीं दी हैं और ये उनका अपना एक तज्जिया है। तो उनकी अपनी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होंगी, लेकिन बहरहाल कतई नजर इस बात से कि उन्होंने क्या कहा है, हम इस वक्त सिर्फ ये कंफर्म कर सकते हैं, स्टेट बैंक ये कंफर्म कर सकता है कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं आई है कि गुज़श्ता हफ्ते होने वाले जो हैकिंग का वाकया है जिसमें एक बैंक मुतासिर हुआ था उसके बाद से कोई और बैंक भी मुतासिर हुआ हो। इस वक्त सोशल मीडिया पे और वेब पर कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो कोट की जा रही हैं और शेयर की जा रही हैं जिसमें कुछ बैंकों का डेटा के हैक होने के हवाले से मालूमात फराहम की गई हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई जराए नहीं है जिनकी मदद से हम ये वेरीफाई कर सकें कि ये वाक़तन, या बैंक खुद वेरीफाई कर सकें कि ये वाक़तन उन्हीं का डेटा इस रिपोर्ट में कोट किया गया है। तो आप कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं इसे? जी हाँ, ठीक। FIA के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ आसिफ इकबाल साहब भी मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग। आसिफ साहब, FIA को हैकिंग का यकीन है तो कुछ ये मालूमात भी यकीनन उसकी होंगी कि इसमें कौन मुलव्विस है, हैकिंग कहाँ से हुई, कहाँ कैसे हुई, और सबसे बढ़कर ये कि सार्फिन को कैसे पता चलेगा कि नुकसान उनका हुआ है या नहीं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें इस तरह से है कि जी पाक सर्ट की एक जो इन्वेस्टिगेशन की उनकी एक रिपोर्ट आई है, उसमें जितने भी बैंक्स का डाटा और रिकॉर्ड जो है वो सामने आया उस रिपोर्ट के अंदर, तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने लिखा कि कौन कौन से बैंक्स हैं और कौन कौन से कार्ड्स हैं जिनका डाटा जो है वो हैक किया गया है। इसमें देखें, जो बैंक के जो पास जो होता है, जो कार्ड्स होते हैं या बैंक का जो डाटा होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इस तरह की जिनके ऊपर जो है वो डंप्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, जहां से जाके जो हैक करने के बाद जो उसको सेल आउट किया जाता है। फॉरेन बैंक्स का भी डाटा अवेलेबल, आज तक फॉरेन बैंक्स का डाटा अवेलेबल रहा और उसको मिसयूज भी किया गया। ये अब पाकिस्तानी बैंक्स का पहली दफा आया। 27 को आपके भी इल्म में होगा कि पाकिस्तान के एक बैंक का जो डाटा जो है वो हैक हुआ और उसकी तस्दीक भी बाद में की गई। हाँ। तो इसमें FIA का जो है देखिए, एक बैंक को कह रहे हैं ना, और आप कह रहे हैं कि ये 26 और 31 को जो डंप हुआ, तो क्या FIA ने स्टेट बैंक से बात की, स्टेट बैंक की नॉलेज में लेकर आया या मुताल्लिका बैंक्स? क्योंकि रिपोर्ट में तो आपके पास भी सारे नाम थे, तो क्या FIA ने उन बैंकों से मालूमात की, स्टेट बैंक को इन्फॉर्म किया, पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन को इन्फॉर्म किया, कोई कोऑर्डिनेशन रही आप लोगों की?
جی بالکل، جس طرح سے شروع میں رپورٹ میں دکھایا گیا، ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو ہیں، ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ کیپٹن شعیب صاحب نے اسٹیٹ بینک کو بھی لیٹر لکھا، جس کا ابھی ہم جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے باقی جتنے بھی کنسرنڈ بینکس ہیں ان سب کو، ان کے جتنے بھی ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو انہوں نے میٹنگ کے لیے بلایا، اور ساتھ میں یہ تھا کہ یہ دیکھنا تھا کہ لوگوں کا، کیونکہ اس میں لاس ہو رہا ہے، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، ہمارے پاس کمپلینٹس بھی مختلف لوگوں سے آ رہی تھیں، تو اس حوالے سے ایک میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس میں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ کہاں پہ ولنریبلٹی ہے، اور اس ولنریبلٹی یہ میٹنگ ابھی ہوئی نہیں، یہ میٹنگ ابھی ہوئی نہیں۔ جی نہیں، ابھی تک میٹنگ نہیں ہو سکی۔ 15 دن پہلے، کوئی تقریباً 2 ہفتے پہلے ڈائریکٹر صاحب نے لیٹر اسٹیٹ بینک کو بھی لکھا، جس کے ابھی تک انتظار ہے اس کے جواب۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب عابد قمر صاحب سے بھی جاننا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے پاک سرٹ کے یعنی پاکستان کمپیوٹر ریسپانس ٹیم جو ہے، اس کے سی ای او ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب قاضی محمد مصباح الدین احمد صاحب۔ قاضی صاحب، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو ڈیٹا آپ نے دیا ہے اور جتنی ڈیٹیلز میں آپ نے یہ ڈیٹا دیا ہے، جاننا چاہیں گے سب سے پہلے آپ کی جو کمپنی ہے یہ پاک سرٹ جو ہے، کیا یہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہے، اور اس کے ٹرم آف جو آپ کے ایسوسیشن، آرٹیکل آف ایسوسیشن وغیرہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ ذرا اپنی کمپنی کے بارے میں پہلے تھوڑا سا بتائیے۔ جی ہاں، یہ کمپنی ہماری سنس 2000 کام کر رہی ہے، اور یہ کمپنی نہ صرف یہ کہ کمپنی رجسٹرڈ ہے بلکہ اس کا ایون ٹریڈ مارک بھی ہے، کیونکہ بیچ میں ایون جب ہم سیکیورٹی الرٹس اور ایڈوائزریز پبلک کمیونٹی کو سرو کر رہے تھے تو بیچ میں ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے پاک سرٹ سے جیسی ویب سائٹس بھی جو ہے وہ کھڑی کر لیں، اس کے اوپر ہم نے پھر ایکشن یہ لیا کہ ہم نے ٹریڈ مارک آفس کے اندر پاک سرٹ کو ایز ٹریڈ مارک۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ تو لیگل اسٹیٹس آ گیا۔ ناؤ اس کے بعد آتے ہیں ذرا آپ کی جو رپورٹ سامنے آئی، اس رپورٹ کو آپ نے کس سے شیئر کیا سب سے پہلے، ویب پہ ڈالنے سے پہلے اس انفارمیشن کو؟ یہ رپورٹ جو ہے ویب کے اوپر تو بہت زیادہ لیٹ آئی ہے، اس کو ہم نے انیشیلی جو ہے وہ بینکس کے ساتھ بھی شیئر کیا، اور اس انفارمیشن کو ہم نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ تمام بینکوں کے ساتھ آپ نے شیئر کیا؟ کافی لمبی لسٹ تھی، کیونکہ 22 بینکوں کے آپ نے نام دیے ہیں۔ بالکل، مے بی ناٹ 100% بینکس، لیکن زیادہ تر بینکس اس کے اندر تھے جن کے سیکیورٹی سٹاف اور آئی ٹی سٹاف کے ساتھ یہ رپورٹ شیئر کی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہم نے رپورٹ شیئر کی، اور دیکھیں یہ جو تھریٹ انٹیلیجنس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو یا اسپیشلی پبلک کو فرسٹ ٹائم یہ ٹرم سننے میں آ رہی ہو، لیکن سائبر تھریٹ انٹیلیجنس دنیا کے اندر ایک بہت ہی پاپولر سروس ہے اور ایک بہت ہی پاپولر مینز ہے، جس کے تھرو ایوریج لوگ یا بینکس اور دوسرے جو کرٹیکل سیکٹرز ہیں وہ ایسی انفارمیشن فائنڈ کر سکتے ہیں کہ جو نارملی پبلک میں اویلیبل نہیں ہے۔ تو تھریٹ انٹیلیجنس رپورٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن پرووائڈ کی جائے کسٹمرز کو اور جنرل پبلک کو جو ان کو نارمل مینز سے جو وہ نہ مل سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایز یو سیڈ کہ آپ نے یہ انفارمیشن سارے بینکوں کے ساتھ شیئر کی، کم از کم میزان بینک اور عسکری بینک کے 2 جو ہیں اعلامیے ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، کل بزنس ریکارڈر میں یہ چھپ بھی جائیں گے، اور اس میں کیٹیگوریکلی ہے کہ ان بینکوں میں کوئی سیکیورٹی بریچ نہیں ہوا، جبکہ آپ کی جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے میزان بینک کے 1375 اور عسکری بینک کے 493 کارڈز جو ہیں وہ بریچ ہوئے ہیں، وہ کمپرومائز ہوئے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، طارق چودھری بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، بیورو چیف اسلام آباد۔ طارق صاحب، کیا معاملہ یہ نظر آ رہا ہے اس وقت آپ کو، کیا اس کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب تک؟ دیکھیں ایف آئی اے کیا کہہ رہی ہے، یا جو اسٹیٹ بینک کے ترجمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یا جو رپورٹ آئی ہے یہ کیا ہے، یہ سب الگ چیزیں ہیں۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ کوئی ہیکنگ نہیں ہوئی اور یہ جو اتنی بڑی بی بی سی کی رپورٹ ہے غلط ہے، تو اس کے باوجود ایک انڈیویجول کے طور پر، ایک شہری کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علم میں ایسے واقعات درجنوں ہیں جہاں کسی نہ کسی کے جو بینک کا ڈیٹا ہے وہاں کسی نے رسائی حاصل کی اور اس کا اے ٹی ایم کارڈ استعمال کیا۔ آج میری بات ہوئی، کہیں سوشل میڈیا پہ بات چل رہی تھی لاہور پولیس کے ایک بہت اعلیٰ افسر کی، وہ میرے جاننے والے ہیں، میں نے ان کا نمبر ڈھونڈا، میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں ان کے بینک اکاؤنٹ سے، جو کہ اسلام آباد کا بینک اکاؤنٹ ہے، وہ چونکہ یہاں پوسٹڈ تھے پہلے، تو ان کے بینک اکاؤنٹ سے ایک چند لمحوں یا چند گھنٹوں کے اندر 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ نکلا ہے، اور اب اس کو وہ پرسو کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کا ایک اور کیس، ایک بزرگ شہری جو کہ کے آر ایل میں ملازمت تھے، یوسف خلجی صاحب، جو کہ ان کا کیس منظر عام پہ آ چکا ہے، لہٰذا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان سے 30 لاکھ روپیہ نکلا، اور آج انہوں نے بتایا کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں 30 لاکھ روپے واپس بھی آ گیا۔ ہمارے آج ٹی وی کے ایک ذاتی ہمارے کولیگ ہیں، میں نام بھی بعد میں بتا دوں گا، ان کے بینک اکاؤنٹ سے بھی پچھلے دنوں 60,000 روپیہ اس طرح نکلا، اور جب انہوں نے پرسو کیا
तो वो 60,000 रुपया कोशिश करके वापस निकला। अब मेरे कहने का मकसद ये है कि बैंकों का ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, ये जो ट्रांजैक्शन होती है, या ये जो ATM कार्ड है या डेबिट कार्ड है, ये बहरहाल वल्नरेबल है और ये काबिल रसाई है। चूँकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि बहुत अरसे से रवायती तरीके से वो ये जो फ़ोन कॉलें आया करती थी कि जी मैं नादरा से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, या मैं फ़ौज से बोल रहा हूँ, या मैं पुलिस से हूँ, या किसी और अदारे से हूँ, और लोग किसी तरीके से बातों में लगा कर लोगों से, आम आदमी से, अकाउंट होल्डर से उसका कोई डाटा वाटा मालूम करने की कोशिश करते थे। लेकिन कुछ अरसे से एक और नया काम शुरू हुआ है, वो ये है कि बाकायदा जो UAN नंबर होते हैं बैंकों के, या उस UAN नंबर से या उससे मिलते जुलते नंबरों से कॉल्स करके, जिसको हम हेल्पलाइन कहते हैं, वहां से कॉल आती है, और वो जाहिर है वो समझता है वो शख्स जो है, वो मुतासर शख्स है कि ये तो मेरा अपना बैंक है। ये पिछले हफ्ते मेरे साथ पर्सनली मेरे साथ ऐसा हुआ है, पिछले हफ्ते पर्सनली मेरे साथ ऐसा होता है। अच्छा, उसमें इशू ये है कि अब वो अगर उसको वो अपनी मालूमात बता देता है तो वो उसमें बाद में उसके पैसे निकल जाते हैं। ठीक, मकसद मेरा जो ज़ाती राय ये है, एक लेमैन के तौर पे, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा ये ख्याल है, ये बैंकिंग के माहिरीन बैठे हुए हैं, मुझे लगता ये है, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे लगता ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर या तो बैंक का अमला या वो लोग जिनकी रसाई है उस सिक्योरिटी सिस्टम तक, कहीं ना कहीं वो भी शामिल होते हैं। चूंकि आपने जरा अब ये भी मैं बात मुकम्मल कर लूँ, मैं बात मुकम्मल कर लूँ। मैं होता ये है कि आपके पास बहुत दफ़ा होता है, बहुत पुरानी बात है कि आपको किसी ना किसी फ़ोन आता है किसी ना किसी बीमा कंपनी से, किसी इंश्योरेंस कंपनी से, किसी लीजिंग कंपनी से कि आप फ़लाँ बैंक के अकाउंट होल्डर हैं और आप जो है अगर हमारी इस फ़लाँ चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहें तो हमारी खिदमत हाजिर हैं। मेरा सवाल ये पैदा होता है हमेशा कि मेरे उस अकाउंट के बारे में, मेरे उस नाम के बारे में, मेरे नंबर के बारे में एक आम शख्स को, चाहे वो किसी बीमा कंपनी में, उसकी रसाई कहाँ कैसे? वेरी वैलिड पॉइंट। मेरा ये ख्याल है कि बैंकों, जी वेरी वैलिड पॉइंट। आबिद कमर साहब, दो चीजें, सबसे पहले तो ये कि ये दोनों तरफ से कहा गया, पाक सर्ट जो है उनका भी ये कहना है कि स्टेट बैंक जो है ये रिपोर्ट जो है उनको पेश की गई, आपकी तरफ पेश की गई, आपके डिपार्टमेंट पे पेश की गई, और जो डिप्टी डायरेक्टर FIA हैं आसिफ इकबाल साहब, उनका भी ये कहना है कि ये आप लोगों को बताया गया, स्टेट बैंक को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा कि पूरे अब तक कोई मीटिंग जो है वो नहीं हुई। आज पूरे दिन ये हड़बोंग मची रही। आप स्टॉक मार्केट में भी देखे, बैंकिंग शेयर्स आज काफी डिप्रेस रहे। स्टेट बैंक एज ए रेगुलेटर रात 9:29 पर एक तरदीद जारी कर रहा है। ये 4 लाइनें तो आप सुबह भी लिख सकते थे जब ये मसला हुआ था। अगर कोई तरदीद करनी थी तो ये तो सुबह भी हो सकती थी, आज मतलब जब ये स्टोरी आई थी उसी वक्त हो सकती थी। आबिद कमर साहब। जी देखिए, मैं आपकी जो आपने बातें की मैं एक एक करके उनका जवाब देता हूँ। पहली बात ये आपने ये कही कि हमारे साथ हमें कोई लेटर लिखा गया है FIA की जानिब से, और इसी तरह से पाक सर्ट की जानिब से कोई रिपोर्ट जो है वो हमसे शेयर की गई है। आज के दिन तक कम अज कम हमें कोई ऐसी रिपोर्ट वसूल नहीं हुई है, लेकिन चलिए कतई नजर इस बात से कि रिपोर्ट आई है या नहीं, लेकिन जो रिपोर्ट इस वक्त गर्दिश में है वो हम तक यकीनन पहुंच चुकी है, और उसके बारे में हम देखने के बाद और फिर तमाम दिन में जो गुफ्तगू होती रही उसके बाद फिर हमने तमाम बैंकों से गुफ्तगू करने के बाद उसके बाद फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसके जो कंटेंट्स हैं इस रिपोर्ट के, उनको कहीं से भी मुमकिन नहीं है कि हम उसको वेरीफाई कर सकें। और जैसा कि आपने खुद ही कहा कि कुछ बैंकों ने भी उसकी खुद भी तरदीद कर दी है कि इस किस्म का कोई उनका डेटा हैक हुआ है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या बैंक इस किस्म की हैकिंग की तस्दीक कर रहे हैं या नहीं। अभी तक किसी बैंक ने भी सिवाय उस एक वाक़े के कि जिसमें एक बैंक का डेटा हैक हुआ है, उसके बाद से लेकर आज तक किसी एक बैंक की जानिब से भी ये नहीं कहा गया है कि उनका डेटा हैक हो गया है। तो और ना ही हमें किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की जानिब से अभी तक कोई ऐसी कम्युनिकेशन आई है जिसके मुताबिक कोई डेटा हैक हो गया है। तो लिहाजा ये तो इंफॉर्मेशन के इस वक्त जो घूम रही है वो सिर्फ कुछ रिपोर्ट्स की बुनियाद पर है, और जैसा मैंने कहा कि उन रिपोर्ट्स को वेरीफाई करने का कोई तरीकेकार नहीं है, क्योंकि उसमें जो मालूमात सीरियस एलिगेशन, इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। पाकिस्तान के 22 बैंकों का 19,864
कार्ड्स का डेटा हैक हो जाता है, इतनी बड़ी खबर है ये, इतना आपको पता होगा कि क्या क्वांटम था, क्या इस चीज के असरात हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता खाकी में बदन बैंकों पे रन आ सकता है, ये इतनी सेंसिटिव न्यूज है। यहाँ पे जो हमारे गेस्ट बैठे हैं वो कह रहे हैं कि आप लोगों से बात हुई है, आपके यहाँ जो है वो बाकायदा इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, आपके ये जो पाक सर्ट वाले भी कह रहे हैं और जो एफआई वाले भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं हुई, ये समझ से बाला तर है चीज। देखिए, किसी भी खबर के लिए जैसे आप खुद भी मीडिया के पास जब कोई खबर आती है तो सबसे पहले उसकी तस्दीक की जाती है, तो हमारे पास भी जब कोई रिपोर्ट आएगी या बैंकों के पास रिपोर्ट आएगी तो हम उसके जो मंदरजात हैं उसकी हम पहले तस्दीक करेंगे। तो मैंने आपसे जैसे कहा कि उसमें एक नामुकम्मल मालूमात हैं, उसमें कुछ कार्ड्स के हवाले से कुछ कार्ड्स के इनिशियल नंबर्स दिए हैं, बैंकों के नाम दिए गए हैं, लेकिन इससे आगे का कौन सा डेटा है जो इस वक्त कहीं अवेलेबल है। यानी आप ये कह रहे हैं कि और बैंक खुद इसकी तरदीद कर रहे हैं, कंप्लीट डेटा शेयर करें, ठीक है, इसमें कार्ड के पूरे नंबर्स और उसकी दीगर बात कर लेते हैं, जरा पाक सर्ट से भी बात कर लेते हैं, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया पाक सर्ट। जी जनाब मिसबा साहब, आपका जो इतनी डिटेल्स के साथ आपने सारी चीजें लिखी हुई है, और ये सबसे पहले बताइएगा कि स्टेट बैंक में आपकी बात किससे हुई, कौन से डिपार्टमेंट में जो है आपने 15 दिन पहले जो है उनको ये चीजें भेजी थी। दूसरा सोर्स, इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट भी आपसे, मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा इशू है कि इसके ऊपर सुमोटो लिया जा सकता है कि ये सोर्स क्या था, कहां से ये सारी चीजें आई, पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम हिल के रह गया है इस वक्त। मैं आपको नंबर में बताऊं, मैं नाम मुझे इस वक्त वो याद नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन बता सकता हूँ। CIO स्टेट बैंक जो थे उनसे कल मेरी फ़ोन पे भी बात हुई, मेरे मोबाइल में उनका नंबर सेव होगा, अगर मुझे थोड़ा टाइम मिले मैं आपको निकाल इन रिटर्न गया कुछ वहां से मेरी कल से आपको रिसिप्ट मिली, कल मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई और बात कर ये रिपोर्ट उनसे शेयर की गई। मेरे ख्याल से 4:30 बजे का टाइम था कल का। ये तो कल आपने की ना, आप कह रहे हैं कि पहले की थी हमने। नहीं, ये रिपोर्ट, ये जो फाइनल रिपोर्ट है, इससे पहले रशियन की इंटेलिजेंस कुछ कंपनीज थी और इंटरनेट की कुछ वेबसाइट्स थी, उनकी तरफ से बैंक्स को जो उनके अपने थ्रेट इंटेलिजेंस हैं आप इसकी बात करें, ये पाक सर्ट की जो इस वक्त 7 पेजेस की आज जो चली है, ये आपने कब शेयर की स्टेट? ये रिपोर्ट जो है इसको हम खुद भी अपने तौर पे वेरीफाई कर रहे थे कि वाकई ये डम्प्स अवेलेबल हैं या नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जो डंप या इंटरनेट के ऊपर जिन डम्प्स की बात की जा रही थी वो सिर्फ एक थी। तो फिर मैं आपको कंप्लीट करता हूँ। देखिए, बैंक्स में होता क्या है, जितनी भी, मैं आपको थोड़ा सा अगर ये एक्सप्लेन करूँ कि इसको हम किस तरह से कह रहे हैं कि डेटा अवेलेबल है क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना। डार्क वेब का और क्रेडिट कार्ड हम किस तरह से मैप करें। होता यह है कि डार्क वेब के ऊपर जो नॉर्मली इंटरनेट से एक्सेसिबल नहीं होता, उस पर कुछ मार्केट्स होती है, अंडरग्राउंड मार्केट्स, जिनके ऊपर लोग या क्रिमिनल्स इस तरह का डेटा जो है सेल के लिए लेके आते हैं। नॉर्मल भी अगर आप इस पर गूगल करें और उसके ऊपर लिखें हैक डेटा ऑफ पाकिस्तान क्रेडिट कार्ड्स, तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी जो लिंक अप होती हैं अंडरग्राउंड के उस मार्केट के साथ। अब हुआ क्या कि 26 अक्टूबर को एक फर्स्ट ब्रीच हुआ, जिसके बाद 27 को एक बैंक ने अनाउंस किया कि जी हमने कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो डिटेक्ट किए हैं और जिनकी बेसिस के ऊपर हम जो है वो एक्शन ले रहे हैं। सर, वो 26 लाख की ट्रांजैक्शन थी, 2.6 मिलियन की। एक बैंक था उसने टाइमिंगली जो है अनाउंस भी कर दिया और अपने आप को डिसएसोसिएट भी कर लिया उस इंटरनेशनल सिस्टम से। वो तो किया ना उस बैंक ने। उसके बाद जो एक रशियन रिपोर्ट आई, उस रशियन रिपोर्ट में 9 बैंक्स के नाम थे और वो रशियन रिपोर्ट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। कल को अगर कोई पाकिस्तानी इंडियन रिपोर्ट आ गई तो क्या मैं उसको ऑथेंटिक समझूंगा? आपको थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर कोई भी कर सकता है, पाकिस्तान का कोई भी मुल्क जो है मुखालिफ मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन तो चाहेगा इस तरह की चीज। बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अंडरग्राउंड मार्केट में ये जिस तरह से सेगमेंटेशन अगर आप रिपोर्ट में देखी की गई है, तो बैंक्स के अंदर एक चीज टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं बिन, और बिन मीन्स बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट्स होते हैं, जो ये आपको बताते हैं कि ये वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, या ये सिल्वर था, प्लेटिनम था, क्या चीज़ था। क्रेडिट कार्ड या इस तरह का जितना भी डेटा जब अंडरग्राउंड में या डार्क वेब पे सेल के लिए आता है, तो अगर वो आपको इनिशियली ही पूरा क्रेडिट कार्ड का डेटा, पूरा क्रेडिट का डेटा दिखा देंगे, तो फिर वो आपको सेल क्या करेंगे? तो वो आपको फर्स्ट 6 इनिशियल्स है वो डिस्प्ले करते हैं। बात यहाँ पे ये है मिसबा साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये वाली जो रिपोर्ट है ये आपने गालिबन कल आपकी स्टेट बैंक में बात हुई और आपने उनसे ये शेयर करना चाहिए। इससे पहले कि आप रशियन की बात कर रहे हैं, कल को इजरायली अगर पाकिस्तान के तमाम कंपनी और बैंकों का रिकॉर्ड सामने रख दे, उससे सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा, क्योंकि वो इजरायली रिपोर्ट है। इंडियन रिपोर्ट आएगी तो वो इंडियन रिपोर्ट है, दुश्मन तो खेलेगा इसके ऊपर। और आपने इसको पब्लिश किया और आप खुद कह रहे हैं कि अभी आप इसको वेरीफाई कर रहे हैं।
नहीं, मैं वेरीफाई नहीं, मैं आपको इसमें थोड़ा सा करेक्ट करूं। एक छोटा सा ब्रेक, विद परमिशन एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। नाज़रीन, इस वक्त की तारीख का अहम तरीन मसला इस वक्त साइबर क्राइम, पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री। एक छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कशन को मजीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम पे साइबर क्राइम हमला मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जो इस वक्त कहा जा रहा है, लेकिन स्टेट बैंक इसकी तरदीद कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग आसिफ इकबाल साहब और काजी मोहम्मद मिसबाउद्दीन CEO पाकसर्ट इस पे मुज़र हैं। आसिफ इकबाल साहब, ये इस वक्त आपसे जानना चाहूँगा कि जिस वेबसाइट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, इससे पहले की जो सोर्सेज हैं कुछ रशियन वेबसाइट्स थी, वहाँ पे डेटा आया। आपको पता है कि अभी धरने के दिनों में बहुत सारे आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो इंडिया से चल रही थी, बहुत सी मुल्क से ऑपरेट हो रही थी। अगर कोई वेबसाइट वहाँ से ऑपरेट होती है और पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें करना चाहे तो हम कहाँ पर फिर खड़े हैं? और अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक होने लगे तो फिर हमारे इदारे कहाँ खड़े हैं फिर बगैर किसी तहकीक के? जी इमरान साहब, ये जो साइबर क्राइम है क्योंकि ये इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, पूरी दुनिया में कहीं से भी बैठ के बंदा टारगेट कर सकता है पाकिस्तान में मौजूद यहाँ पे सिस्टम या किसी शख्स को। तो इसके लिए पूरी दुनिया में जो ट्रीटीज हैं, यानी MLATs हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, ये पूरी दुनिया में साइन की हुई होती हैं, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान, मुख्तलिफ कंट्री टू कंट्री होती हैं ये। तो ये कि पाकिस्तान में हम लोग 10 साल से इसको इन्फोर्स कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनसे जो पाकिस्तान के बाहर से हैं, बट वहां से हम लोग डाटा लेते हैं और लोगों को रिलीफ मिलता है इसमें। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए और लेना पड़ेगा हमें। इस तरह से साइबर क्राइम और ये साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है और थ्रेट्स आ रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारी टाइप का साइबर क्राइम है जो लोगों के साथ कमिट हो रहा है। तो इसके लिए ये ट्रीटीज जो है ये गवर्नमेंट के लेवल पे ये जरूर साइन होनी चाहिए और इनकी किसी भी स्टेट को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और कल को अगर जैसे 2 बैंक तो मैंने आपको बताया, बाकी जो 22 में से 20 बैंक्स भी अपना जो है वो क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, रेगुलेटर भी बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या स्टेटस होगा इस पूरे उसका? देखिए इसमें बड़ा सिंपल सा, देखिए जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने एक मीटिंग कॉल की कि यहाँ पे बैठ के एक अच्छे एनवायरनमेंट में हम लोग एक दूसरे पे इल्जाम देने की बजाय या किसी को बुरा कहने की बजाय ये हो जाए कि क्योंकि हमने अल्टीमेटली स्टेट के लिए काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, तो बेहतर ये होगा कि जहां पे वल्नरेबिलिटीज हमारे सिस्टम के अंदर हैं, क्योंकि हमारे पास डे टू डे लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं, हम उसमें देख रहे हैं कि कहां पे जाके फ्लॉज हैं, कहां पे जाके ये जो डे टू डे हो रही है। एक और बात आपके डायरेक्टर ने एक और भी बात की कि 100 के करीब, या किसी ने कहा कि 100 के करीब हमने FIRs वगैरह भी दर्ज किए, तो वो पर्टिनेंट इस इशू को रिलेटेड है या जो डे टू डे एक्टिविटीज में आ जाते हैं, केसेस आ जाते हैं, उस तरह की बात होती है ये? जी ये अब ये जो हमारी चल रही है जो डे टू डे हमारे बैंक्स में, ये जिस तरह से ये क्रेडिट कार्ड का डाटा हैक किया जा रहा है, ATM कार्ड का डाटा हैक किया जा रहा है, या ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स में से अमाउंट ट्रांसफर की जा रही है फ्रॉडुलेंटली, ये जो हमारे सामने केसेस आ रहे हैं, इनमें के किस तरह से इस चीज से बचा, लोगों को किस तरह से बचाया जा सकता है। मतलब ये साइबर सेट वाली जो रिपोर्ट है, साइबर सेट वाली जो रिपोर्ट है, इससे रिलेटेड कोई आपके पास केस, खुद क्लाइंट नहीं आया, खुद कोई कस्टमर, खुद कोई अकाउंट होल्डर नहीं आया साइबर सेट की रिपोर्ट के हवाले से? जी साइबर सेट की रिपोर्ट के हवाले से हमारे पास अभी तक ये कि डायरेक्टली जो लोग हैं, क्योंकि मैं लाहौर बेस्ड हूं, अभी तक मेरे इल्म में नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में इसकी कोई इंफॉर्मेशन हो इस तरह की कि किसी ने रिपोर्ट किया हो। ठीक है, जरा इस्लामाबाद में तारिक चौधरी साहब भी मौजूद हैं। तारिक साहब, कुछ बात ये हो रही है कि ज़ाहिर है कि इसका जो डेटा है वो ऑथेंटिक है, ये सेंट्रल बैंक जो कि रेगुलेटर है वो उसको तस्लीम नहीं कर रहा। अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ रशियन वेबसाइट, फिर मैंने भी एक बात की कि कल को कोई इंडियन वेबसाइट अगर ये छाप दे, तो बात ये कि क्या कहेंगे फिर इस तरह के, अगर हम दूसरे मुल्कों की वेबसाइट से इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर लीक हो रही है या कोई दानिस्ता तौर पर कर रहा है, तो उसकी क्या कीमत फिर हम अदा करेंगे? देखिए हम बात को पेचीदा कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ
اگر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو رہا تو یہ جو کسٹمر کو ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے اے ٹی ایم کے استعمال کے حوالے سے، ڈیبٹ کارڈ کے حوالے سے کہ آپ استعمال کریں تو اس طرح سے کریں، دروازہ بند کر لیں، اپنا پاسورڈ چینج کر لیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھریٹس موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ سیکورٹی بریچ ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو جو کہ ہیکنگ کا ماہر ہو یا اور کوئی جس کے پاس ٹیکنالوجی ہو، وہ کسی دوسرے شخص کے ڈیٹا میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ کسی لوگوں کا اے ٹی ایم کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ گم ہو جاتا تھا یا کسی ایکسپرٹ کو مل گیا تو وہ اس کو ہیک کر لیتا تھا، اس کو استعمال کر لیتا تھا۔ اب ایک نیا جو طریقہ کار شروع ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کا اے ٹی ایم کارڈ، آپ کا ڈیبٹ کارڈ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ مجھے ایک بندے نے بتایا کہ اس کو جب فون آیا تو اس سے وہ جو یو این نمبر تھا، اس نے کہا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں فلاں جگہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا بینک آپ سے کتنی نزدیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بینک جو ہے اس وقت کوئی 20 کلومیٹر دور ہے جہاں جس برانچ میں میرا اکاؤنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا اے ٹی ایم کارڈ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میری جیب میں ہے۔ اب یہ سارے سوال پوچھنے کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر اس کو میسج آیا، جن لوگوں نے وہ سروس لی ہوتی ہے، کہ آپ کے اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے اتنے پیسے 5,000 10,000 پر نکل گئے ہیں۔ ہمیں اس بات کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہیے کہ ایسے واقعات اگر بہت بڑے لیول پہ نہیں ہو رہے تو واقعات ہو رہے ہیں۔ بینکوں کو، اسٹیٹ بینک کو، اپنے ان کے جو بینک ہیں ان کو یہ چاہیے، ان کو کہنا چاہیے، ان کو یہ ایڈوائز کرنا چاہیے کہ اپنا سیکورٹی سسٹم بہتر بنائیں، اپنی آئی ٹی سسٹم بہتر بنائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو کلائنٹ ہے، جو کسٹمر ہے، اس کے نزدیک سب سے محفوظ جگہ بینک ہوتی ہے۔ اگر وہ بھی اس کی نفسیاتی طور پر اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ سیکور نہیں رہے تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ بینکنگ سسٹم جو ہے اس پر بڑی زد عابد قمر صاحب، بینکنگ سسٹم کی اپنی بقا کے لیے وقت میں جب ہم فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کی دو دھاری تلوار ہے، ایک ایسے وقت میں جب جو جعلی اکاؤنٹس جو ہیں، ہر پتھر اٹھانے کے ساتھ ایک جعلی اکاؤنٹ پاکستان میں مل رہا ہے، مزید سونے پہ سہاگا سیکیورٹی بریچ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے تو کے وائی سی جو بینکوں کی تھی سنتے تھے کہ بہت اسٹرانگ ہے پاکستان میں، لیکن اب تو سیکیورٹی جو پروٹوکول، سیفٹی پروٹوکولز کے بریچنگ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کا بینکنگ سسٹم کہاں پر کھڑا ہے اس وقت؟ اور پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کو بھی آگے آنا چاہیے تھا نا اس وقت تو، کیونکہ ظاہر ہے کلیکٹیولی سارے بینکوں کے نام اس وقت آ رہے ہیں۔ میرے خیال سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک تو بینکنگ فراڈ اور بینکنگ کے ڈیٹا ہیکنگ میں ایک ڈسٹنکشن کرنی ہوگی۔ بینکنگ فراڈ بھی ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں اور شاید ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح سے اب ہیکنگ گزشتہ چند سالوں سے یہ ایک حقیقت ہے اور آئندہ بھی ہیکنگ ہوتی رہے گی۔ تو اس حقیقت سے تو کوئی نظر نہیں چرا رہا کہ یہ نہیں ہوتے۔ اب ساری بات یہ ہے کہ ہم ان کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ بینکنگ فراڈ کے لیے بے شمار قوانین بنائے گئے ہیں اور اس کو پکڑنے کے لیے بے شمار طریقے اپنائے گئے ہیں اور بے شمار فراڈ پکڑے گئے ہیں اور لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے۔ لیکن اسی طرح سے جی عابد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاید لائن ڈراپ ہو گئی اس وقت۔ قاضی صاحب آپ کی جو کمپنی پروفائل میں دیکھ رہا ہوں، اس کمپنی پروفائل میں آپ یہاں فرما رہے ہیں کہ وی پروٹیکٹ دی انفارمیشن آف آور کلائنٹس بائی ایجوکیشن، ٹیکنالوجی اینڈ ایکسپیرینس وائل مینٹیننگ دا اسٹرکٹسٹ لیول آف کانفیڈینشیلٹی ان دا انڈسٹری۔ تو کانفیڈینشیلٹی یہاں پہ جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی، کس طرح کی کانفیڈینشیلٹی یہ رہی؟ کیونکہ ایک ایسی چیز جو ابھی طے نہیں ہوئی ہے، جس میں ریگولیٹر بھی منع کر رہا ہے، یہ تو بالکل الگ ہوئی آپ کی اس سے، کم از کم آپ کی جو مشن اسٹیٹمنٹ ہے اس سے۔ اس میں تھوڑا سا آپ کو کلیریفائی کروں، پوری دنیا کے اندر جو رولز ہیں سیکیورٹی بریچز کے حوالے سے، نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بریچ ہوتی ہے یا کسی کو پتہ لگتا ہے تو ان کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ودن 48 آورس آپ پبلک کو ایکنالج کریں گے کہ یہ ہمارے پاس بریچ ہوئی ہے اور ہم اس کے لیے کچھ کریں۔ ایون اگر اس طرح کی کوئی نیوز بھی آتی ہے، کوئی ریومر بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو کسٹمر کی کانفیڈینشیلٹی تو یہ ہے کہ مجھے آپ کی کوئی ایسی ویکنیس سسٹم کی پتہ لگے جو میں آپ کے لیے کلائنٹ ایز اے سروس پرووائڈر کام کر رہا ہوں، میں اس کو جو ہے وہ سیکیور رکھوں اور اس کو کسی کے سامنے نہ بتاؤں۔ لیکن یہاں پہ جب کسٹمرز کا ڈیٹا انوالو ہو جاتا ہے اور بینک صرف یہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں وہ ڈسیبل کر لی ہیں، لیکن اون نہیں کر رہے کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے، وہاں کے اوپر
पब्लिक डिस्क्लोजर जो नेसेसरी हो जाता है। अच्छा, ये भी जरा पूछना चाहेंगे आबिद साहब से, हमारी बात अगर हो जाए तो हमसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि ये जी आबिद कमर साहब, ये फरमाइएगा कि जो पिछले हफ्ते की जो आपने बात की और जिसको ओन किया कि 2.6 मिलियन डॉलर्स की रुपए की एक ट्रांजैक्शन थी, उसके बाद डिसएसोसिएट किया, तो अब बताइए कि अब कितने बैंकों ने अपनी जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं उनको डिसएसोसिएट किया हुआ है स्टिल? देखिए, गुज़िश्ता हफ्ते जब ये वाक़या हो गया और उसके बाद बैंकों को हिदायत दी गई कि अपने आईटी सिस्टम्स को अपग्रेड करें और साथ ही साथ जो और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं वो लें, तो उसमें बैंकों ने अपने तौर पर मुख्तलिफ बैंकों ने मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। उसमें से कुछ बैंकों ने ये किया कि उन्होंने जिन्हें अपने आईटी सिस्टम्स पर भरोसा था तो वो अपने सार्फिन को मुकम्मल तौर पर सहूलियात दे रहे हैं और उनके कार्ड जो है वो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर दोनों जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी के जो बैंक्स थे, आप इस वक्त पूरे बैंकिंग सेक्टर में एक बात मैं ये वाज़ेह कर दूं कि डोमेस्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तमाम कार्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। बैरून मुल्क इस्तेमाल के लिए कुछ बैंकों ने ताहम ये किया कि उन्होंने इस बात को सार्फिन पे छोड़ दिया कि अगर वो जब वो ट्रेवल कर रहे हो और अगर वो एक्टिवेट करवाना चाहें तो उस वक्त वो एक्टिवेट करवा सकते हैं। और इसी तरह से जी मेरे ख्याल से फिर कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है, एक बार फिर हम कोशिश करेंगे। आसिफ साहब, अब क्या सूरत हाल बनेगी? अब ज़ाहिर है कि ये मामला बहुत संगीन नौयत का है, इसको फौरी तौर पे हक़ाइक़ इसके सामने आने चाहिए, इसमें कितनी बड़ी संगीनी है। अब क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा FIA का? जी, हमारी यही कोशिश है कि जो भी डाटा है, हमने डायरेक्टर साहब ने ये हमने सारे जितने भी पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम के जो हमारे स्टेशंस चल रहे हैं उन सब से डाटा कलेक्ट करवा लिया हुआ है और उसको सेंट्रलाइज कर लिया कि कहाँ पे कौन कौन से स्टेशन पे कितनी कंप्लेंट्स हैं इस हवाले से। तो उसको कंपाइल करके हमारा यही था कि स्टेट बैंक के नुमाइंदे आते हैं या बाकी बैंक्स के नुमाइंदे आते हैं, अब जाहिर है लोगों का जो लॉस हुआ है तो उसको कंपनसेशन कितनी जल्दी मिल सकती है, हमें इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फौरी तौर पे बैंक से डाटा जो है उसका रेलेवेंट जो डाटा हमें चाहिए, उसके लिए वो जल्दी से जल्दी अगर हमें बैंक्स प्रोवाइड कर दें तो जाहिर है इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम भी टाइम कम लेंगे और ये कि लोगों को रिलीफ जल्दी मिलेगा। इसके लिए बेसिकली मकसद ये था कि एक मीटिंग कर ली जाती टाइमली और ताकि लोगों को रिलीफ जल्दी दिया जा सके। और इसमें इमरान साहब एक चीज जरूरी है कि ये जो जितना भी ये ऑनलाइन आपका सिस्टम जाता है उसमें सिक्योरिटी ब्रीचेस होती हैं, वल्नरेबिलिटीज रह जाती हैं, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपग्रेड करती रहती हैं साथ साथ। ठीक है, दुनिया भर में होती हैं ऐसी। लेकिन अच्छा, आबिद कमर साहब आपसे लास्ट वर्ड मैं इसके ऊपर चाहूंगा कि अब क्या स्ट्रेटजी है? जाहिर है कि इस पे स्टेट बैंक इसको किस तरह से देख रहा है, क्योंकि एक बात ये की जा रही है FIA की तरफ से कि बैंक्स जो है वो आके बैठे, पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन है उसका कोई ऑफिशियल वर्जन इस वक्त सामने नहीं आया, और उन सब से भी बढ़ के जहां सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से बहुत एक्टिव है, सो मोटे उसके ऊपर चल रहा है, तो आप नहीं चाहेंगे कि इसके ऊपर भी कार्रवाई हो कि अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन है तो पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है? मेरे ख्याल से किसी भी मालूमात को आगे बढ़ाने से पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको वेरीफाई कर लें और उसके बाद शेयर करें। ये तो एक जनरल सी बात है और हर एक को करनी चाहिए। जहां तक आपने कहा कि बैंकिंग ये इन मसाइल से निकलने के लिए अब स्टेट बैंक क्या कर रहा है, तो उसमें हमने इस वाक़े के बाद तमाम बैंकों के साथ पेमेंट जो हमारे सिस्टम ऑपरेटर्स थे, पेमेंट स्कीम्स थी, उन तमाम लोगों से मुशावरत की है और उसके बाद जो है वो बहुत सारे इक़दाम किए हैं, जिनमें से एक तो सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इस सारे वाक़े के बाद किसी भी आगे आने वाले मुमकिन थ्रेट से बचने के लिए एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को बनाया गया है और जिसमें किसी भी बैंक में अगर कोई थ्रेट होती है उसको अलर्ट मिलता है या उसके ऊपर ये कोई अटैक होता है तो उसके बाद हमने बैंकों को पाबंद किया है कि वो उसे
فوری طور پر اسٹیٹ بینک کے ساتھ شیئر کریں، اپنے دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ انڈسٹری وائڈ ایک الرٹ جنریٹ ہو سکے اور اس اٹیک کے کسی بھی ممکنہ اثرات دوسرے بینکوں پر جو پڑ سکتے ہیں ان سے بچا جا سکے۔ ایک تو یہ اسٹیپ بہت اہم ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ضروری یہ ہے کہ بینکس اور سینٹرل بینک تمام اسٹیک ہولڈر مل کر اپنے انٹیلیجنس گیدرنگ کو اور مزید امپروو کریں، کیونکہ اسی طرح سے ہم پریمپٹ کر سکتے ہیں کہ یہ تھریٹ کب آئیں گے اور پھر ان سے ہم بچنے کے لیے ظاہر ہے کہ اگر فیوچر میں بھی آئیں گے تو اس سے بچنے کے لیے ایک جامع اور مربوط نظام اور اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ عابد قمر صاحب آپ کا بھی، آصف اقبال صاحب، قاضی محمد مصباح الدین اور طارق چودھری صاحب آپ کا بھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت سیریس ایلیگیشن، سیریس سامنے آیا، تو ہم بھی چاہیں گے کہ اس کی انکوائری ہو اور سپریم کورٹ جو ہے یا جو ریگولیٹری باڈیز ہیں اس میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔